डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी 11वां पाठ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पाठ का नाम समझिएगा। यहाँ इस पाठ में हम ये जानेंगे कि भारत में पहली बोलने वाली फिल्म कब बनी। बोलने वाली फिल्म से तात्पर्य है ऐसी फिल्म जिसमें आवाज़ भी आती होगी, जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो बोलते होंगे, संवाद आदि। असल में प्रारंभ में जो फिल्में बनी थी उनमें किसी भी प्रकार की आवाज़ें नहीं थी, सिर्फ इशारों से ही काम किया करते थे। बाद में धीरे धीरे बोलने वाली फिल्में बनी जिसमें जो हीरो या हीरोइन आदि होते थे वो अपने डायलॉग्स बोलते थे, अपने संवाद बोलते थे। तो इसी वजह से पाठ का नाम रखा गया है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा यहाँ पर फिल्मों के लिए काम में लिया गया शब्द है। तो देख लेते हैं कौन सी फिल्म है वो। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। तो आप समझ गए होंगे देश की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है, आलम आरा। और उसके जो पोस्टर लगाए गए थे, उसके विज्ञापन जो लगाए गए थे, उसमें क्या लिखा हुआ है, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा, मतलब उस फिल्म में कुल 78 कैरेक्टर होंगे। मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते और बातें करते देखो, ऐसा लिखा हुआ था। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख। तो आप याद रख सकते हैं कि पहली बोलती फिल्म जिसमें आवाज़ थी, डायलॉग्स थे, वो आई 14 मार्च 1931 को। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा, मूक मतलब जो बोलता नहीं है, जिसमें आवाज़ नहीं है। आपने कभी चार्ली चैपलिन की फिल्में देखी होंगी या विज्ञापन आदि देखे होंगे, तो उनमें वो बोलता नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक आती रहती है और वो जो भी काम करता है उसके सिर्फ इशारे दिखाई देते हैं। तो हालांकि वह दौर था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो यहाँ जो भी दिया गया वो आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। ये नाम आपको याद रखना है बच्चों। भारत की जो पहली फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा, जो कि बोलती फिल्म थी, सवाक फिल्म थी जिसमें डायलॉग्स थे, उस फिल्म को बनाने वाले फिल्मकार का नाम क्या है, अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। याद रखना है आपको कि अर्देशीर के मन में आखिर कहाँ से ये बात आई कि बोलती फिल्म बनाई जाए। तो अर्देशीर ने क्या किया था, 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म थी जिसका नाम है शोबॉट। फिल्म का नाम देखिएगा, फिल्म का नाम है शोबॉट। और ये फिल्म जब उन्होंने देखी तो उनको मन में इच्छा हुई कि हमें भी एक बोलने वाली फिल्म बनानी चाहिए। अब खाली यहीं से ही फिल्म नहीं बन गई है, देखो और भी कुछ इनको करना पड़ा। वो क्या था, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। ध्यान देना, पारसी रंगमंच, ये मुंबई का एक बड़ा प्रसिद्ध रंगमंच है। वहाँ पर कोई लोकप्रिय नाटक रहा होगा, उस लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया। उस लोकप्रिय नाटक की जो कहानी थी, उस कहानी को अपनी फिल्म की क्या बनाया, पटकथा। पटकथा किसे कहते हैं, फिल्म की कहानी जो दोबारा से डायलॉग्स आदि के साथ में लिखी जाती है उसे पटकथा कहते हैं। वैसे पटकथा शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि देखेंगे तो पट मतलब वस्त्र या कपड़ा होता है और कथा मतलब कहानी। और फिल्मों में जो कहानी होती है उसको वस्त्र पर, कपड़े के पर्दे पर दिखाया जाता है, इसीलिए उस कहानी को पटकथा कह देते हैं। ऐसा आपको याद रहना चाहिए। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। जो पारसी रंगमंच का नाटक था, उस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में
अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, क्योंकि फिल्मों में संवाद लेखक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। संवाद मतलब डायलॉग्स, संवाद लेखन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। कोई गीतकार भी नहीं था, कोई संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। इसलिए हमने क्या किया, सारी चीज़ें नाटक से ज्यों की त्यों ले ली। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, स्वयं ने धुनें बनाई और उन्हीं को वो गानों में डाल दिया। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, 3 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो काम में लिए गए, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम नहीं डाला गया। अर्थात आप देखते होंगे जब फिल्म शुरू होती है और जब फिल्म ख़त्म होती है तो उसके शुरू में और अंत में बहुत सारे नाम दिखाए जाते हैं। वो सब उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने फिल्मों में काम किया होगा, जिसमें संगीतकार, गीतकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब के नाम होते हैं, सब के नाम वहाँ। तो यहाँ यही कहा गया है कि उस फिल्म में संगीतकार और गीतकार के नाम नहीं लिखे गए। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। पार्श्व गायक क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसकी सिर्फ आवाज़ आती है। पार्श्व गायक, यदि शब्द का अर्थ आप ध्यान से समझना चाहेंगे तो पीछे से गाने वाला। तो हीरो और हीरोइन जो नायक और नायिका होते हैं वो तो अभिनय करते हुए, एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं, होठ हिलाते हुए दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि वो गा रहे होंगे, लेकिन असल में गा कोई और रहा होता है, वहाँ पर उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो इस तरह से जो पर्दे के पीछे से गाता है और एक्टिंग कोई और करता है तो उस पीछे से गाने वाले को पार्श्व गायक कहते हैं। तो इस तरह से भारतीय फिल्मों में पहले पार्श्व गायक कौन बने, WM खान, और पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय में बड़े बड़े स्टूडियोज़ वगैरह थे नहीं जो साउंड प्रूफ होंगे, जहाँ पर बाहर की कोई आवाज़ें ना आती हों। तो ऐसे में फिल्म की शूटिंग जो है वो रात में की जाती थी, क्योंकि रात में सब लोग सो जाते हैं, किसी प्रकार का शोर शराबा आदि नहीं होता है, तो इसीलिए रात में। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था मतलब लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। अर्थात लाइट्स का यूज यहाँ से करना शुरू किया। उससे पहले तो दिन में, क्योंकि मूक फिल्में बनती थी, उनमें आवाज़ की आवश्यकता नहीं थी, तो कहीं कुछ भी हो रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट शूट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ढेर सारी फिल्में आलम आरा के बनने के बाद बनी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, फैंटेसी जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हों जो वास्तविकता से परे हों। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, अर्थात इसमें जो भाषा काम में ली गई वो हिंदी उर्दू मिक्स थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनेक संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक समझते हैं आप लोग, मेहनताना मजदूरी, पैसा, फिल्म के बदले में पैसा। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, मतलब कोर्ट में केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा
आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे और क्या हुआ वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।